लेट्स टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। अब हम बात करेंगे वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस के बारे में। देखिए, अभी हमने देखा था कि वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक सॉल्यूशन आता है। और हमने कहा था कि जो वेव फंक्शन है, एक्चुअली में वेव फंक्शन और कुछ नहीं, केवल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर रीजन में मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ये इलेक्ट्रॉन वेव भी है। ठीक है, तो यहां जरा समझने की कोशिश करते हैं वेव फंक्शन को। लेट्स सी। देखिए, अगर हम केवल वेव फंक्शन की बात करते हैं, केवल साई की बात करते हैं, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है, ठीक है ना, साई का जो स्क्वायर यूज में हम लेते हैं, उसका सिग्निफिकेंस है। तो हम यहाँ कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को, वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट कर रहे थे। और इसका स्क्वायर, साई स्क्वायर जो है, वो किसी भी पॉइंट पर क्या शो करता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव की इंटेंसिटी को बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। एंड साई स्क्वायर शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। और ये भी बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छी तरह से अपने माइंड में रखनी है कि अगर साई स्क्वायर की बात होती है, तो आप ध्यान रखें, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर विल बी ग्रेटर। और इसका रिवर्स, कि if the value of psi square is greater at a particular point, the probability of finding the electron will be greater. Okay, देखिए आगे, द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर का वो थ्री डायमेंशनल स्पेस, इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम ये मान रहे हैं किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये एक स्पेस है। देखो, हमारा जो बोर्ड है बेटा, ध्यान रखना, वो 2D है। जो बोर्ड है वो क्या है? 2D है, टू डायमेंशनल है। हम यहाँ पर 3D चीज को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3D को अपन यूं देख सकते हैं, जैसे एक एक्सिस मैंने ये ले लिया है, एक एक्सिस ये ले लिया है और एक एक्सिस ये ले लिया है। ठीक है ना, तो ये एक्स ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमने 3D पूरा रीजन लिया है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों ओर का ये 3D स्पेस within which probability of finding an electron is maximum, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। ठीक है ना, जहां साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब ये बात हुई कि ये जो साई की वैल्यू आई, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं, तो ध्यान रखिए बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। कि एटॉमिक ऑर्बिटल हम इसी से पता लगा सकते हैं, यानी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जिसके थ्रू हमने साई को पता लगाया कि साई क्या है। ठीक है ना, साई जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, और उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहां से ऑर्बिटल का जन्म हुआ कि ऑर्बिटल होता है। अब इसमें थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। देखिए, हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है वहां कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करता हूं, न्यूक्लियस के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे जैसे, और फिर न्यूक्लियस के पास में जो बाहर वाला एरिया है वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, यानी दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी भी कम होती चली जाएगी। यहाँ मैंने एक टर्म यूज में लिया, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना, साई स्क्वायर किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी इसको अपन कहते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम श्योर नहीं है
कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर टाइम पर मिलेगा ही मिलेगा, वहां पर केवल इलेक्ट्रॉन के मिलने की एक पॉसिबिलिटी होती है। और ऑर्बिटल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पॉसिबिलिटी पर ही बेस्ड है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप देखिए जब हम फैन को रन करते हैं तो आप देखिए जो मूविंग फैन होता है उस मूविंग फैन की ब्लेड्स आपको नजर नहीं आती, बट यू कैन सी अ पर्टिकुलर रीजन वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ब्लेड ऑफ फैन। जब फैन की ब्लेड मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बट यू कैन नॉट बी श्योर about the finding of that particular blade of fan at particular point of time. In the same way, बिल्कुल उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में, तो यू कैन नॉट बी श्योर दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन यही मिलेगा। तो यहाँ पर उसके मिलने की केवल एक पॉसिबिलिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक क्लाउड होता है, केवल एक बादल होता है, ठीक है, और उस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, और वही क्लाउड चारों ओर का वही एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है, क्योंकि हम जब बोर मॉडल पढ़ रहे थे हमने ऑर्बिट टर्म का यूज किया था। ऑर्बिट जो होता है वो एक 2D टू डायमेंशनल एक फ्लैट इमेज है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, ठीक है ना। बट ऑर्बिटल जो है वो 2D नहीं है, ऑर्बिटल 3D है, ठीक है। तो 3D है मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर का 3D पूरा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे चलें तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पता चल गया कि ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में एक क्वांटम नंबर दिया गया, ठीक है। एक्चुअली क्वांटम नंबर क्या है, एक इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, एक 4 नंबर का सेट है जिसमें 4 तरह के नंबर्स आते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस बताते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हम एड्रेस पूछते हैं तो हम ये बता देते हैं कि वो इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस टाउन में, इस पर्टिकुलर हाउस में रह रहा है, ठीक है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक एड्रेस होता है जो ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस एटम में, कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और किस तरह से मूव कर रहा है। तो इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है जिन नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो उन नंबर को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो क्वांटम नंबर को डिफाइन कैसे करें, क्वांटम नंबर अ सेट ऑफ 4 नंबर, एक 4 नंबर का सेट है विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, वी कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि एटम के अंदर है। जैसे किस तरह की इंफॉर्मेशन, लोकेशन पता लगा सकते हैं हम उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता लगा सकते हैं, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बता सकते हैं कि किस तरह के ऑर्बिटल को ऑक्यूपाइड कर रहा है वो, शेप बता सकते हैं हम किस तरह से होगा एटम का, ठीक है, ऑर्बिटल का, साथ में ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन की स्पेस में वो ऑर्बिटल किस तरह से अपने आप को उसने अरेंज किया हुआ है, उसे हम उसका ओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जिन 4 सेट ऑफ नंबर से मिलती है, दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वांटम नंबर है, जैसे हमने कहा 4 सेट ऑफ नंबर्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, कौन कौन से नंबर है, लेट्स सी। वन ऑफ देम इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 क्वांटम नंबर को जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटम नंबर बेटा ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में, आईआईटी में और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो दिस टॉपिक इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। ये टॉपिक एग्जामिनर का बेटा फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर देते हैं, देते ही देते हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है, और इसे इसलिए भी समझना जरूरी है कि आगे जो आप पढ़ेंगे, आगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है, आगे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां जब आप एटम की बात करते हैं तो ये टर्म्स बार बार यूज में आती हैं, तो इनका नॉलेज होना आपको जरूरी है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। फिर अपन अब बात करेंगे एक एक करके इन सभी क्वांटम नंबर के बारे में,
ठीक है, डिटेल के अंदर, और इनका किस तरह से इनको अप्लाई करते हैं अपन अलग अलग जगह। चलिए आगे देखते हैं।